बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने लास्ट वीडियो में कॉस्ट एंड रिवार्ड्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 16, और उसका 64 वाला सेक्शन हमने पढ़ लिया था। और 65 वाले सेक्शन में हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात करेंगे। वो कहता है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस को रिकवर कर सकता है। देन रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉयज़ की बात आ जाती है। वो कहता है कि जो रिवार्ड्स हैं, अगर एक एम्प्लॉय अथॉरिटी का है उसको आउटसेंड अच्छा उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे उसको अवार्ड भी मिलता है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड रूल। दूसरी चीज़, अगर एम्प्लॉय की हेल्थ ख़राब हो जाती है, उसकी लाइफ को कोई इशू बन जाता है, वो ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उनकी कंपनसेशन के लिए, उसकी इस इशू की कंपनसेशन के लिए उसको और उसकी फैमिली को हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा फ़ंड की रिफ़ंड ऑफ फ़ाइन। वो कहता है अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके खिलाफ़ केस चला, उससे फ़ाइन लिया गया और बाद में पता चलता है कि वो ठीक था, तो उसको वो फ़ाइन रिफ़ंड कर दिया जाता है। रेंट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी का रेंट का क्या हिसाब किताब लगाया जाता है? सबसे पहले तो इसकी असेसमेंट की जाती है। वो कहता है कि हियरिंग ऑफिसर रेंट इम्पोज कर सकता है ऑन इलीगल ऑक्यूपायर ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स फ्रॉम एसडीओ। किसी एक बंदे ने ज़मीन, जो स्टेट की ज़मीन थी, उस पर इलीगल कब्ज़ा किया हुआ था। जितने अरसे से कब्ज़ा किया हुआ था उसके ऊपर उतने अरसे तक का वो ना रेंट लागू कर सके कि भाई तूने ये रेंट अदा करना है। रेंट टाइम के हिसाब से होगा। अच्छा, देन रिकवरी के हवाले से बात करता है। वो कहता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है इस रेंट को रिकवर करेगा, और अगर रिकवर नहीं किया जाता रेंटर कॉस्ट, वो ऐसे ही रिकवर किए जाएंगे जैसे एरियर ऑफ लैंड रिकवर किया जाता है। देन हम देखते हैं चैप्टर 17 फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट से डील करता है, और ये 69 से स्टार्ट होता है। 69 डील करता है फंड से। वो कहता है कि एक स्पेशल फ़ंड तैयार किया जाएगा जिसको पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फ़ंड कहा जाता है, और इसको ये अथॉरिटी ही कंट्रोल करेगी। और इस फंड के लिए मनी कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से आएंगे? मनी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। विसल ब्लो इस मतलब कि इस फंड से कहाँ कहाँ पैसे जाएंगे? एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड देना होता है, उधर जाएगा। विसल ब्लोअर को रिवार्ड देना है, उधर जाएगा। इन्फोर्समेंट में जो कॉस्ट आता है वो पूरी करनी होगी। फ़ाइन, रिफंड्स देने होंगे तो उनको देने होंगे। वेलफेयर इनिशिएटिव्स करने होंगे, उनके लिए लगाने होंगे। या कोई अदर रेस्पेंट या इनकम जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है वो भी इसी में से देनी होगी। देन इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाएगी? मैनेजमेंट जैसे प्रिस्क्राइब्ड मैनर में की जाएगी इस एक्ट के अंदर रहते हुए, और कोई भी मनी अथॉरिटी की अप्रूवल के बगैर इससे विदड्रा नहीं की जाएगी। अब डिसबर्समेंट ऑफ अथॉरिटी। वो कहती है अथॉरिटी हेयरिंग ऑफिसर को यहाँ से रकम निकालने और स्पेंड करने के लिए इजाज़त दे सकती है। किन किन पर्पज़ के लिए? रिवार्ड को, एम्प्लॉय को रिवार्ड करने के लिए, जो जो मैंने फंक्शन बताया पहले। विसल ब्लोअर को रिवार्ड करने के लिए, इन्फोर्समेंट कॉस्ट को पूरा करने के लिए, फ़ाइन को रिफ़ंड करने के लिए, एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, या दूसरे जो भी मामलात हैं उनको पूरा करने के लिए। गवर्नमेंट की सपोर्ट। वो कहते हैं अगर अथॉरिटी के पास फ़ंड जो हैं वो कम है तो गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल मनी इनको प्रोवाइड कर सकती है। देन सेक्शन 70 आ जाता है। वो कहता है अथॉरिटी को ना कंप्लीट फाइनेंशियल रिकॉर्ड अपने पास रखने चाहिए, इनकम के हवाले से, एक्सपेंडिचर के हवाले से, और ये सारे प्रिस्क्राइब्ड मैनर में दर्ज होने चाहिए। देन वो बात करता है बजट की। वो कहता है अथॉरिटी को डायरेक्टर जनरल के जरिए एनुअल बजट तैयार करना चाहिए, और उसमें जो उनकी एक्सपेक्टेड इनकम है, एक्सपेंडिचर है अगले साल की, वो बताने चाहिए, और बजट जो है एनुअल मीटिंग में अप्रूव होना चाहिए। देन सेक्शन 72 बात करता है ऑडिट के हवाले से। वो कहता है जो अथॉरिटी है वो हर साल ऑडिट की जाएगी। जो अकाउंट की अथॉरिटी का अकाउंट है वो हर साल ऑडिट किया जाएगा। और कौन कौन ऑडिट करेंगे? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करेगा, और ये दूसरा क्वालिफाइड ऑडिटर या ऑडिट एजेंसी जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की है वो इनकी ऑडिट करेंगे। देन एनुअल रिपोर्ट के हवाले से बात करते हैं। इसकी सबमिशन सबसे पहले
उसके वाले से बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 3 मंथ के बाद असेसमेंट सबमिट की जाती है। अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट को फाइनेंशियल, अच्छा मैं ये बात कर रहा हूँ, 3 मंथ के बाद फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के अथॉरिटी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को सबमिट करती है। गवर्नमेंट फिर इसको पंजाब असेंबली में सबमिट करती है 90 दिन के अंदर। गवर्नमेंट 90 दिन के अंदर अंदर सबमिट करती है, ठीक है। और ये 3 मंथ के बाद, अब इस रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होंगे? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। इसके अलावा उन एक्टिविटीज़ एंड परफॉर्मेंस की डिटेल होगी जो अथॉरिटी ने और इन्फोर्समेंट स्टेशन ने लिए हैं। इसके अलावा बाकी जो भी रिलेटेड मैटर्स होंगे वो सारे इसमें दर्ज होंगे। देन हम जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 18 जो मिसलिनियस से डील करता है। ये आखिरी चैप्टर है 74 से 82 के बारे में ये बताता है। ये डेलीगेशन ऑफ पावर के बारे में पहले तो बात करता है। वो कहता है अथॉरिटी जो है अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है बोर्ड को, कमेटी को, गवर्नमेंट एजेंसी को या किसी एम्प्लॉय को, लेकिन फॉलोइंग पावर ये डेलीगेट नहीं कर सकती। कौन कौन सी पावर डेलीगेट नहीं कर सकती? पहली तो रेगुलेशन बनाने वाली, अमेंड करने वाली या रिपील करने वाली पावर्स को, पॉलिसीज़ को, गाइडलाइंस को, प्रोसीजर्स को अप्रूव करने वाली पावर्स, एनुअल रिपोर्ट, बजट और ऑडिट अकाउंट्स वाली पावर्स, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स वाली पावर्स को, डिसीजन और ऑडिट रिपोर्ट्स वाली पावर्स बनाने को। इसके अलावा जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं एम्प्लॉय के लिए उनको नहीं ये डिवोल्व कर सकती। इसके अलावा कमेटी या बनाने के हवाले से, वैकेंसीज फिल करने के हवाले से इन पावर्स को वो नीचे नहीं पहुंचा सकती, बाकी ऑफिसर्स को नहीं दे सकती अथॉरिटी। देन पब्लिक सर्वेंट्स की बात करते हैं। सेक्शन 75 पब्लिक सर्वेंट्स की बात करता है। वो कहता है तमाम पर्सन जो इस एक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं उनको पब्लिक सर्वेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सेक्शन 21 के अंदर ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड की इनको क्या सवर किया जाता है? पब्लिक सर्वेंट। देन हम इंडेमनिटी की बात करते हैं। वो कहता है कि ऐसा शख्स, वो कहता है कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर, किसके खिलाफ नहीं लिया जाएगा? गवर्नमेंट अथॉरिटी या इसके मेंबर्स या इसके एम्प्लॉयज़ के खिलाफ। क्यों नहीं, किन केसेस में नहीं लिया जाएगा? वो केसेस जो इन्होंने गुड फेथ के लिए किए हैं। कोई भी काम उन्होंने गुड फेथ के लिए किया है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। अच्छा जी, देन है ओवर राइडिंग इफेक्ट को डील करने वाला सेक्शन 77। ओवर राइडिंग एक्शन के हवाले से वो कहता है ये जो एक्ट है ना, इसको स्केड्यूल लॉ के तहत मिला के पढ़ना होगा। एक्ट जो है उन तमाम लॉज पर ओवरराइड करेगा, उनसे भी ज़्यादा प्रेफरेंस इसको दी जाएगी जो स्केड्यूल में हैं या नहीं है, या अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी आ जाती, कन्फ्लिक्ट आ जाता है बाकी दूसरे एक्ट से, तो ये एक्ट प्रिवेल करेगा। और एन ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट विल टेक इफेक्ट इवन इफ इनकन्सिस्टेंट विद अदर इनेक्टमेंट्स। एक एक्ट है जो इस लॉ के अंदर बनाया गया है, एक ऑर्डर है, वो फिर भी नाफज होगा चाहे वो दूसरों के साथ इनकन्सिस्टेंट है। पावर टू मेक रूल्स की बात करें 78 में, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती हैं और इनको इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। देन है पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस। अथॉरिटी के पास ये भी पावर है कि वो रेगुलेशंस बनाए, लेकिन ये रेगुलेशंस एक्ट के साथ और रूल्स के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट इनकी मॉडिफिकेशन या ओमिशन भी कर सकती है। उनकी मॉडिफिकेशन या ओमिशन कब करती है? जब वो एक्ट के साथ कन्फ्लिक्ट करें, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाएं, और अथॉरिटी को इन सच डायरेक्शन के साथ कंप्लाई करना चाहिए। देन अगली बात है सेक्शन 80 में पावर टू अमेंड स्केड्यूल। वो कहता है पावर टू अमेंड स्केड्यूल भी इसी के पास है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट स्केड्यूल को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंड भी कर सकती है। गाइडलाइंस के हवाले से सेक्शन 81 डील करता है। वो कहता है जो डीजी होता है ना इसका, वो गाइडलाइन इशू कर सकता है, और ये गाइडलाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इनमें कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से गाइड कर सकता है वो एम्प्लॉय को, अथॉरिटी के कि वो पावर्स को किस किस तरह, किन किन ड्यूटीज़ के लिए यूटिलाइज़ करें। अथॉरिटी
गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ गाइडलाइन इशू कर सकती है रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स मेंबर्स एंड एम्प्लॉय। और इसके अलावा अगर कोई भी इन गाइडलाइंस के हवाले से वोलेशन होती है तो उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है अथॉरिटी की तरफ से। अच्छा, देन है रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। वो कहता है अगर कोई एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के दौरान कोई डिफ़िकल्टी अराइज होती है तो गवर्नमेंट एक इशू ऑर्डर करेगी गज़ट नोटिफिकेशन में कि इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म किया जाए, बशर्ते कि ये इस एक्ट के साथ कंट्राडिक्ट करती हो ना करती हो, एक कंट्राडिक्ट ना करती हो जो उसने डिफ़िकल्टी रिमूव करने के बाद। दोबारा सुने कि अगर इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करना इस एक्ट के ख़िलाफ़ जा रहा है तो तब वो इसको रिमूव नहीं कर सकती। अगर एक्ट के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा तो फिर इसको गवर्नमेंट रिमूव करेगी। यहाँ तक हमारा पीरा एक्ट 2024 एंड हो चुका है और इसके बाद हम पीरा रूल्स 2025 के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।